हाँ, एम आई ऑडिबल? हेलो? यस अरे सर। हाँ, यस। ओके, तो चलो ठीक है फिर। फर्स्ट लेसन रिवाइज हो गया, सेकंड थर्ड भी हो गया। लेकिन आई थिंक सेकंड एंड थर्ड का रेकॉर्डिंग नहीं हो पाया शायद. आणि माझी इच्छा आहे की हे जे रेकॉर्डिंग्स आहे ना, हे मी यूट्यूबवर टाकून देतो आता, म्हणजे बाकी लोगों को भी कैसा बेनिफिट हो सकता है, जो अदर देन एएमएस स्टूडेंट्स है या जो भी है, तो डाल देते इस बार, तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएंगी. तो एक बार मैं वापस से शॉर्ट में सेकंड और थर्ड लेसन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लगे तो एकदम शॉर्ट में लेता हूँ, लेकिन क्योंकि पूरा ले लिया मैंने अभी. हाँ, ध्यान दीजिए. तो फर्स्ट लेसन आप लोगों को अभी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया. फर्स्ट लेसन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते आना चाहिए. यूनिट वेक्टर आप लोगों को आने लग गया, अभी आता है ना सब. फिर सेकेंडली आप लोगों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आना चाहिए. फिर उसके बाद देखा अपन ने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. फिर उसके बाद देखा अपन ने डॉट प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकालना, टू डायमेंशन के पॉइंट कार्टेशियन में तो उसको पोलर में कैसा कन्वर्ट करें, थ्री डायमेंशन के पॉइंट कार्टेशियन के स्फेरिकल में, कार्टेशियन के सिलेंड्रिकल में, समझ गए आप लोग, तो वैसा कैसा कन्वर्ट करें. फिर उसके बाद वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल. फिर उसके बाद उसको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल को तीनों को भी आप लोगों ने कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में कैसा लिखना, फिर उसके प्रॉब्लम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना. कोई भी वेक्टर दिया कार्टेशियन में, वो कार्टेशियन के वेक्टर को सिलेंड्रिकल के या स्फेरिकल के वेक्टर में कैसा कन्वर्ट करना, तो वो सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो गया. फिर उसके बाद सोलेनोइडल वेक्टर क्या रहता है, इरोटेशनल वेक्टर क्या रहता है, ये भी क्लियर हो गया. फिर उसके बाद देखा अपन ने स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, तो वो तो आने ही वाला है पेपर में ऑलमोस्ट, तो प्लीज उसको अच्छे से करके रखो, तो वो भी क्लियर हो गया. फिर सेकंड लेसन में सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में अपन ने दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए थे, लेट इट बी Q1 एंड दूसरा कौन था, Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कौन, D. सो उसमें लिखा था फोर्स एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस. तो ये आता है अभी आप लोगों को, अभी अभी मैंने पढ़ाया, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का. फिर इसको सॉल्व करो तो आप लोगों को मिल जाता हूँ. फिर उसके बाद देखा था अपन ने इसके अंदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी आप लोगों को आ जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, ये भी आप लोगों को फाइंड आउट करते आता है. फिर उसके बाद कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. ये रिवीजन बैच में मैंने आप लोगों को सेकंड थर्ड लेसन अभी बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया, बट वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, इसलिए अभी यूट्यूब के ऊपर अगर मैं डाल रहा हूँ ये, तो जो भी देखेंगे उनको सेकंड थर्ड लेसन इतना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं थोड़ा फार ही डिस्कस करता हूँ 10-15 मिनट का, और फिर स्किप करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट क्या रहता है, these are the imaginary lines of charge forces which originates from positive charge and terminates towards what, negative charge. The bundle of or total amount of electric lines of forces, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फिर वैसा ही देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का कंसेप्ट. एक सरफेस एरिया कंसिडर किया S, इसमें से जाने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन है, लेट इट बी साई. सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया एस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. लेकिन इसको अपन ने कैसा कंसिडर किया, फिर छोटा सा सरफेस लिया, लेट इट बी कौन, ds. तो इसमें से जाने वाले फ्लक्सेस भी क्या रहेंगे, डी साई. सो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं अपन डी बार से. इसको सॉल्व करो तो साई मिल जाएगा इंटीग्रल डी बार डॉट डी एस बार, इजंट इट, और दी सरफेस या क्लोज सरफेस वो चलता हो. फिर इसके बाद देखा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाला डेरिवेशन, वो पेपर में आने ही वाला है. इनफाइनाइट लाइन चार्ज का डेरिवेशन जो देखा था उसके अंदर अपन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कंसिडर किया था. एंड जो भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज इट इज टेकन अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया था, लेट इट बी पी, जिसके कोऑर्डिनेट थे 0 0 जेड, एक्टिंग एज अ सोर्स पॉइंट. और वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया Q, जिसके पॉइंट है 0 रो 0, और ये जो पॉइंट था ये था फील्ड पॉइंट, दैट इज जहां पे फील्ड डिजायर्ड रहेगी. और ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस लिया था वो अपन ने लिया था कौन, डी बार लिया था शायद, बराबर है. और फिर ये डी बार की वैल्यू निकाल लो, डी बार की वैल्यू क्या रहेंगी, क्यू बार माइनस पी बार. नोट्स में डी बार लिया था कि आर बार लिया था, प्लीज एनीवन टेल मी, क्योंकि अब कल एग्जाम तो आर बार लिया था क्या, ठीक है आर बार ही ले लेते. आर बार ले लेते हैं, तो आर बार, तो जो आर बार रहेगा क्यू बार माइनस पी बार, तो ये आ जाएगा कौन, रो ए रो कैप माइनस जेड ए जेड कैप लाइकवाइज.
और फिर मॉडुलस ऑफ आर बार क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ आर बार के मतलब आर होता है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप लोगों को फिर ए आर कैप मिल जाएगा। ए आर कैप शुड बी व्हाट, दैट वेक्टर आर बार अपॉन मॉडुलस ऑफ आर बार। तो ये कैलकुलेट करते आते हैं। फिर आप लोगों ने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन ने इधर देखा था उसका एक्सप्रेशन लिखा था, दैट इज ई बार, और वो कितना आया था अपना, अच्छा याच्या आधीचे डेरिवेशन भी देखे थे अपन ने, वो रिकॉर्डिंग अब गई, अब क्या करेंगे, चलो इतना तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है अब थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। ई बार देखा था अपन ने, क्यू अपॉन कितना, 4 पाई इप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू वॉट, ए आर कैप, ये था। फिर डिफरेंशियल अमाउंट क्या हो जाएगा, डी बार, और यहाँ पे कौन आएगा, डी क्यू आएगा। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वगैरह लिख के फिर डी क्यू का मतलब कितना हो जाएगा, रो एल इंटू डी एल, इसको लिख लेना, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी के हिसाब से। अब इन्फाइनाइट लाइन चार्जेस टेकन अलोंग जेड एक्सिस, तो डीएल के जगह पे फिर डी जेड देख लेना, लिख लेना। फिर इसको वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करके आप लोगों को ई बार मिल जाएगा। इंटीग्रेट वगैरह करो, फिर वो आर के जगह पे सब्सटीट्यूशन आप लोगों को करना पड़ता है, बराबर है ना। सब्सटीट्यूशन क्या करना पड़ता है, रो टैन थीटा, याद है ना। तो वो सब्सटीट्यूशन वगैरह करो, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाती है। वैसा ही ड्यू टू इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, इन्फाइनाइट फाइनाइट लाइन चार्ज, वैसा ही सरफेस चार्ज, और वैसा ही फिर उधर मैग्नेटोस्टैटिक्स में जैसा इधर कूलम्स लॉ, वैसा ही उधर एम्पियर्स लॉ ऑफ फोर्सेस, वैसे ही उधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट लाइन चार्ज और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक आ गया तो वो सभी आ जाएंगे, ये एट अ ग्लांस सभी क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अभी अभी मैंने आप लोग को ये भी क्लियर किया और बहुत अच्छे से किया, तो अभी आपको ये आ जाता। फिर गॉस लॉ वगैरह सब देख लिया। चलो अपन फोर्थ लेसन ले ही लेते। हाँ, फोर्थ लेसन निकालो अभी, यूनिट नंबर 4 निकाला क्या? मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स थ्योरम विद एग्जांपल। तो होप आप लोगों ने स्टोक्स थ्योरम वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स थ्योरम विद एग्जाम। दूसरा था डाइवर्जेंस थ्योरम, वो भी क्लियर कर लिया। तीसरा क्वेश्चन था स्टेट एंड ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल को एक्सप्लेन करो, तो ये तो बहुत ही अच्छे से आपको आता है। चौथा क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक जी बार वेक्टर दिया है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर रहता है दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये भी आप लोग को आ जाता है। पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर वाला है, वो भी आपको आ जाता है। और सातवां क्वेश्चन में अभी उसको आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करना है, ये भी आपको आ जाता है। यूनिट नंबर सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें 6 क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, तो ये भी आपको आ जाता है। फिर उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड पोलराइजेशन क्या रहता है, ये भी आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एंड पोलराइजेशन के नोट्स दिया था मैंने कुछ लोगों को, तो वो देख लेना, उसमें से ज़्यादा बड़ा नहीं हो। एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, वो भी देख लेना। देन थर्ड क्वेश्चन था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इन्फाइनाइट लाइन चार्ज, तो अभी अभी पढ़ाया, तो वो भी आता है आपको। सेकंड क्वेश्चन सरफेस चार्ज, तो वो भी आता है। फर्स्ट क्वेश्चन वो जो प्रॉब्लम है तो वो भी आप कर सकते हो। सब लिया अपन ने तो कोई विषय नहीं आप लोग। यूनिट नंबर थर्ड में अगेन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, ये भी अच्छे से आता है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ये भी क्लियर किया, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो होप आप लोगों का प्रिपरेशन हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेना। करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये भी मैंने बहुत इजी ढंग से आप लोगों को पढ़ा दिया कि क्या लिखने का। करंट की डेफिनेशन I इक्वल्स टू कौन, डी क्यू बाई डी टी। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी इक्वल्स टू कितना रहता है, डी क्यू अपॉन डी वी रहता है। इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको इधर लेके जाओ तो क्यू आप लोग को मिल जाएगा इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी। तो ये क्यू की वैल्यू इधर जाके पुट कर दो तो I मिल जाएगा माइनस डी डी टी ऑफ क्यू। क्यू कितना, इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी। फिर करंट डेंसिटी लिखने का, जे बार इक्वल्स टू व्हाट, डी आई अपॉन डी एस, और फिर यहाँ से आई मिल जाएगा इंटीग्रल जे बार इंटू डी एस बार, बराबर है। फिर इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो तो आपको करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन मिल जाता है, जो आता है कौन, वो डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह लगाने के बाद डेल बार डॉट जे बार इज इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ रो वी, तो ये मिल जाता है करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ईजी है। नेक्स्ट छठवा क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या रहता है, डायपोल मोमेंट क्या रहता है, मैग्नेटाइजेशन क्या रहता है, ये भी आप लोगों को क्लियर है, राइट। एक क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन वाला इसके अंदर आया है, जो कि बाउंड्री कंडीशन वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 का है। तो चलो अब यूनिट नंबर 4 निकालो।
तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले अपन ने देखा था मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। तो उसके अंदर तो पहले आप लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो लिखना है। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, और उसको बहुत अच्छे सही ढंग से मैंने पढ़ा था कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट विल रोटेट एंड कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, ड्यू टू विच ईएमएफ विल गेट इंड्यूस इन दैट कंडक्टर। और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको अपन यहाँ पे v से डिनोट किया, आप e से भी डिनोट कर सकते हो, तो v इक्वल टू कितना रहेगा डी फाई बाई डी टी, राइट। और फिर इसको सॉल्व किया था। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन क्या रहती, b इक्वल्स टू डी फाई बाई डी एस, और फिर इसको सॉल्व किया तो फाई मिल गया था, इंटीग्रल b इंटू कौन डी एस। वेक्टर में लिखना है तो बार दे दो, और दी क्लोज सरफेस लिखना है तो लिख सकते हो। और ये फाई की वैल्यू इसके अंदर जाके पुट करो तो आप लोगों को v मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ इंटीग्रल b बार डॉट डी एस बार, इजंट इट। फिर आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो वहां पे आप लोगों ने v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल e बार इंटू डी एल बार किया था। अब ये भी v ये भी v, दोनों को इक्वेट करो, ऐसा समझो कि इक्वेट कर लिया है। और इक्वेट करने के बाद अब ये लाइन इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन, क्या लगाना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हो। तो इसको पहले तो ऐसे ही लिखना और बाद में स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हो तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ल, कर्ल लेना पड़ता है। तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार इंटू डी एस बार इज इक्विवेलेंट टू, नाउ ये आ जाएगा माइनस, अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो पार्शियल बनेगा डेल डेल टी ऑफ बी बार डॉट डी एस बार। दोनों को कंपेयर किया तो पॉइंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन मिल गया, डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। तो ये हो गया टाइम वेरिंग फील्ड का मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज फैराडेज लॉ, दैट इज मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। फिर अपन ने इसके अंदर देखा था बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एज फार एज टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स आर कंसर्न, तो दो इधर है दो उधर है। तो पहले बहुत ही ईजी है ये, आप लोग को आता है ये। जो नोट्स निकालते हो तो नोट्स के अंदर पूरा लिखा था कंसीडर अ बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ परमिटिविटी इप्सिलॉन आर वन। अब वो तो लिखना है पूरा इनिशियली, है ना, ये है वो है वो है। तो आपके सामने नोट्स है तो वो क्लियर है आप लोगों को। फैराडेज का ये लॉ अप्लाई करो और पहली बाउंड्री कंडीशन मिल जाती है ET1 इक्वल्स टू ET2, और वैसा ही आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड में मिल जाएगा HT1 इक्वल्स टू कौन, HT2। दूसरी बाउंड्री कंडीशन अपन इधर निकाला था DN1 इक्वल्स टू DN2, इन द सेम मैनर इधर निकाला था अपन ने BN1 इक्वल्स टू BN2, याद है ना सर, हे येते तुम्हाला जो प्रॉब्लम्स लिए थे ना दो, वो प्लीज छोड़ना मत, वो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बार बार ये दो प्रॉब्लम आप लोगों को दिख सकते हैं पेपर में, जिसमें से पहला क्वेश्चन था इफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज इंसिडेंट एट अ बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम with permittivity epsilon r1 and epsilon r2 and having angle of incidence theta 1 and vector is refracted at an angle of refraction theta 2, then prove that tan theta 1 upon tan theta 2 equals to epsilon r1 upon epsilon r2। कुछ नहीं, इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन आपको यूज करना है। पहली बाउंड्री कंडीशन ET1 इक्वल्स टू ET2 आप लोगों ने इसके अंदर यूज करो, इसको सॉल्व करो। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो आप लोगों को पहले वो डायग्राम बनाना पड़ेगा लाइक दिस वे। एक कोई तो भी इंसिडेंट वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट उसका, दैट इज व्हाट, पहला मीडियम है ये दूसरा मीडियम है, इसको E1 बोलो, बराबर है, वेक्टर है तो बार दे दो, और ये एंगल है लेट इट बी कौन, θ1 इंसिडेंट एंगल। अब आपको रिजॉल्व करते आना चाहिए फोर्सेस को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रिजॉल्व होगा ऐसा, एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा, बराबर है। लेकिन इसका रिजोल्यूशन ऐसा न दिखाते हुए मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली ऐसा दिखाया हुआ है, एक ऐसा दिखाया हुआ है एक ऐसा दिखाया हुआ है, बराबर है। अब ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, इसलिए ये आएगा कॉस वाला, तो एडजेसेंट आता है ये वाला, सॉरी, तो ये आ जाएगा कौन E1 cos θ1, और ये आएगा अपोजिट वाला एंगल के लिए तो ये आएगा कौन E1 sin θ1, राइट। अब रे क्या हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही दूसरे मीडियम के अंदर, तो ये रिफ्रैक्टेड हो गया। इसको भी रिजॉल्व करो, इसका एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप लोगों को दिया है, लेट इट बी θ2। थीटा के लिए ये वाली साइड अपोजिट हो जाती है, ये वाली यानी कौन, एक्स एक्सिस वाली, अपोजिट साइड के साथ कौन जुड़ता है, साइन, तो ये हो गया कौन E2 sin θ2, और ये हो गया कौन E2 cos θ2। मैं कोई आप लोगों को ये पढ़ा नहीं रहा,
आपका कल एग्जाम है, आप लोगों को ये सब आता है, मैं जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूँ कि इजी है भाई, ये प्रिपेयर कर लेना। अगर कोई छोड़ रहा होगा तो अभी ये छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन, मैं इजी करके दे रहा हूँ, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप घर पे इसको प्रिपेयर कर लो। अब ये 81, व्हाट इज 81 नाउ हियर? E1 साइन थीटा 1 एंड E2 कितना है? E2 साइन थीटा 2, बराबर है ना। अब इतना तो करते आता आपको। फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाने का, दैट इज dn1 इक्वल्स टू कौन? dn2। अब d का मतलब होता है इप्सिलॉन ई, तो इप्सिलॉन ई लिख लिया और इधर भी इप्सिलॉन ई लिख लिया। लेकिन अब ये नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट पहले इसका कौन है? E1 cos थीटा 1 है, तो इसीलिए ये जो E है इसको लिखूंगा मैं E1 cos थीटा 1 और इसको लिखूंगा E2 cos थीटा 2, ऐसा आ गया ध्यान में। और ये इप्सिलॉन 1 रहेगा, इधर इप्सिलॉन 2 रहेगा सेकंड मीडियम का। आप इप्सिलॉन को इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना होगा तो दिस इप्सिलॉन विल बिकम इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r1 इंटू E1 इंटू कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन r2 इंटू E2 इंटू कॉस थीटा 2, ऐसा हो गया। फिर यहाँ से इप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, राइट। अब ये आपको जो दूसरा इक्वेशन मिल गया, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, इसको और इसको, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो E1 कैंसिल, कॉस साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1, तो यू कैन राइट टैन थीटा 1 डायरेक्टली। आपको दिखाई दे रहा है, मैं लिखने रहा, आपको एग्जाम में लिखना है तो वो लिख लेना आप लोगों ने। और इधर कौन आएगा? इधर आएगा, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, E2 कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर इप्सिलॉन r1 बचा अपॉन इप्सिलॉन r1, और इधर आएगा कौन? टैन थीटा 2 अपॉन इप्सिलॉन r2। सो देयरफॉर इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, टैन थीटा 1 अपॉन टैन थीटा 2 इक्वल्स टू इप्सिलॉन r1 अपॉन इप्सिलॉन r2। तो इजी है ना, हो गया प्रूफ। अब सेकंड भी वैसा ही है, तो जैसे इससे कॉन्फिडेंस आ गया तो सेकंड आप लोगों को जम जाएगा फिर, तो वो आप लोगों ने कर लेना, छोड़ना मत। उसके बाद न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, एक अच्छे से कर लो तो आपको बाकी क्या आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत पूछने का, बड़े छोड़ो मत न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान है। एनीवन प्लीज टेल मी, एक आधा करके दिखाओ के न्यूमेरिकल नंबर थर्ड फोर्थ, और कौन सा है? एनीवन प्लीज टेल मी कि आ जाएगा, कर लिया है आपने? नहीं किया होगा तो बोलो, 2 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के देता है ना, आपको आ जाएगा। यस सर। करके दो कि किया है, जल्दी बोलो। सर करके दो सर। एक्सप्लेन करा, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बार आपको दिया है, बी बार इक्वल्स टू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस ऑफ 10⁻6t, ऐसा दिया है, इंटू साइन ऑफ 0.01, ये खूप सोपी क्वेश्चन है, सोडू नका, इंटू AZ कैप, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस डिफाइंड बाय, पहला जो है फ्लक्स निकालना है, डिफाइन बाय z इक्वल्स टू 0 दिया है, उसके बाद x के जो लिमिट्स हैं, x के लिमिट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 20 दिया है, और y के लिमिट दिए 0 टू y इक्वल्स टू 3 दिया है, एट टाइम दिया है 1 माइक्रो सेकंड, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 सेकंड्स। ठीक है, निकालना है। तो फाई कैसा निकालना? बी बार का मतलब आप लोगों को पता है d⁵/ds रहता है, तो d⁵ इक्वल्स टू कितना हो गया फिर? बी बार इंटू ds बार हो गया। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये ऐसा आ गया। और d⁵ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब फाई होता है, बराबर है, ये फाई हो गया। अतः बी बार दिलेला है, ये जो बी बार दिया है इसके अंदर जाके पुट करो। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन है, तो ये सिंगल दिख रहा है, लेकिन सिंगल इंटीग्रेशन नहीं, डबल इंटीग्रेशन है। लिमिट सब्सटीट्यूट, सो फाई इक्वल्स टू लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं। रिवीजन बैच है, क्विक रिवीजन करना है, इसलिए मैं कैसा भी लिख रहा हूँ, बट होप आपको समझ रहा है सब। तो अब लिमिट्स कैसे लिखना है? बी बार की वैल्यू यहाँ पे लिख लेना पूरा, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस ऑफ 10⁻6, और टी भी तो दिया है ना आप लोगों को, फिलहाल के लिए रहने दो, टी इंटू साइन ऑफ 0.01x इंटू AZ कैप। अब ये जो ds बार है, द ds बार शुड बी n कैप इंटू ds, ऐसा आएगा ना। लेकिन अब n कैप कौन सा रहेगा? यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि xy प्लेन है, अगर xy प्लेन होगा
तो नॉर्मल कंपोनंट कोण रहता है ए झेड कॅप, तो म्हणून ए झेड कॅप एन कॅपच्या जागी इंटू डी एस, डी एस शुड बी डी एक्स इंटू डी वाई. ए झेड कैप 1 हो गया तो ये तो चला गया. अभी सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई. चलो कोई काम नहीं गिर रहा है तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं. यहाँ पे टी कितना है 10⁻⁻6, तो ये गया तो यहाँ पे cos 1 आया, तो यहाँ से 2 इंटू 10⁻⁻4 बाहर. ये हो गए आपके एक्स के लिमिट्स दिए 0 to 20 और ये हो गए वाई के लिमिट जो दिए 0 to 3. तो ये बाहर निकाल लिया. इंटीग्रल वाई इक्वल्स टू 0 to 3 एंड इंटीग्रल एक्स के लिमिट से 0 to 20. साइन ऑफ 0.01x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, इतना ही तो रिमेनिंग. आप समझ गए ना आप लोग. अभी इसका इंटीग्रेशन करो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू वाई किंवा दोन्ही सोबत केले तरी चालते. सो 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन. साइन का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ 0.01x अपॉन 0.01 फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर तो 20 तक एंड डी वाई का y फ्रॉम लिमिट 0 to 3. दैट्स इट. तो ये 3 - 0 यानी कितना आ गया 3 आ गया. 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू 10⁻⁻4. समझे क्या. आगे बढ़ते ये -n बाहर ले लो लगे तो ले लिया. कॉस पहले 20 पुट किया तो इट विल बिकम ये 0.01 भी बाहर ले लो तो अंदर कितना आया कॉस 0.01x फ्रॉम लिमिट 0 to इन्फिनिटी. तो -6 इंटू 0 to इन्फिनिटी नहीं 0 to 20. ये कैलकुलेशन कर लेना. अब अपर लिमिट 20 पुट करो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0.01 इंटू 20. ये हो गया अपर लिमिट माइनस 0 पुट किया तो cos 0 1 लगे तो लिख दो cos 0 बाद में 1 ले. अब ये कैलकुलेशन कैलसी पे सॉल्व करो जो आएगा आएगा. बोलो समझ गए क्या सब लोग. हेलो क्लियर है क्या फर्स्ट वन. सर चलो ठीक आहे. Yes, sir. काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगा. सोडू नका क्वेश्चन. ये पेपर में आएगा ये वैल्यू चेंज होके आ सकता है या सेम आ सकता है. बस छोड़ो मत बहुत ही इजी है. नेक्स्ट अब दूसरा आप लोगों को निकालना है. अल्सो फाइंड इंटीग्रल ओवर द कर्व सी ई बार डॉट डी एल बार. ये अगर निकालना है आप कंडीशन को अराउंड द पेरीमीटर ऑफ सरफेस स्पेसिफाइड अबाउट एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकंड. 1 माइक्रोसेकंड दिया आप लोगों को यानी 10⁻⁻6 सेकंड्स ऐसा दिया है. तो बहुत ही ईजी है. आप लोगों ने यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करो तो इंटीग्रल ई बार डॉट डी एल बार और दी कर्व है ये. इसकी वैल्यू रहती है इंटीग्रल डेल डेल टी ऑफ कौन बी बार इंटू डी एस बार ऐसा. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो बी बार आपको जो दिया है बी बार चलो लिखता हूँ वापस से. बी बार आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कॉस ऑफ 10⁻60 इंटू साइन ऑफ 0.01x इंटू ए जेड कैप. ये दिया आपको बी बार बराबर देखना इंटू ये बी बार दिया. इसका डेरिवेटिव करना है आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा. इसका डेरिवेटिव आएगा ये 2 इंटू 10⁻⁻4 तो पहले बाहर ले लो इंटू ये डी एस बार जो है डी एस बार का मतलब क्या हो जाएगा एन कैप इंटू डी एस ऐसा हो जाएगा. फिर वापस से यहाँ पे एन कैप क्या लेना तो यहाँ पे एन कैप अब यहाँ पे ऊपर के इसमें बोला है कि एक्स वाय प्लेन है म्हणून ए झेड कॅपच घेऊन घ्या. सो डॉट ए झेड कॅप इंटू डी एस एन ए डी एक्स इंटू डी वाई ऐसा आ जाएगा. तो पहले इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो ये 2 इंटू 10⁻⁻4 बाहर आ गया इंटू साइन ऑफ 0.01x ये भी बाहर आ गया. ए जेड कैप 1 हो गया. और कॉस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आता है माइनस साइन ऑफ 10⁻60 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 10⁻6 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई. होप समझ गए आप लोग. तो हो गया ना फिर डेरिवेटिव यही तो ज़्यादा है यहाँ पे. अब टाइम की वैल्यू आपको दिया है 10⁻6 तो ये कितना हो गया 10⁻0 हो गया. एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है तो ये साइन 1 आ गया. तो फिर यहाँ से माइनस 2 इंटू 10⁻4 इंटू साइन 1 जो भी आ रहा है वो बाहर ले लो आणि इंटू 10⁻6 है वो भी बाहर ले लो ये वाला. उधर ही किया था क्या अपन. अंदर क्या बचा है फिर अंदर सिर्फ बचा है साइन ऑफ 0.01x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इतना बचा है.
अब ये डबल इंटीग्रल है, यहाँ पे एस लिखा है, इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन है। एक्स और वाई के लिमिट जो आपको दिए वो पुट करो। एक्स के लिमिट है 0 to 20 आणि वाई चे लिमिट है 0 to 3। अब ये करते हैं ना आगे का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इधर करके दिखाया था वही तो करना है। अरे समझे क्या, सिर्फ ज़्यादा का बढ़ गया कि डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। क्लियर हो गया, चला ठीक है। तो फिर अभी ये न्यूमेरिकल्स आपको आगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे है कि जहाँ पे आप लोगों को वेरीफाई करना है मैक्सवेल की इक्वेशन, तो वो बहुत इजी इक्वेशन डेरिवेशंस है। तो किसी को प्रॉब्लेम होगा तो बोलो, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। जमत असेल तर काही प्रॉब्लेम नहीं, खूबच सोपे आहेत वो कर लेना आप लोगों। फिर बाउंड्री कंडीशन है, एक टेबल मैंने बना के दिया आप लोगों को जिसके अंदर मैक्सवेल के इक्वेशंस के इंटीग्रल फॉर्म एज वेल एज पॉइंट फॉर्म दोनों भी आप लोगों को अच्छे से लिख के दिया है। और फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है, तो ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ पेपर में आ सकता है, ये देख के जाना बरोबर। अब एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों का लर्न करके लिया है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेकन ऑन अ क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या इनक्लोज इनसाइड द क्लोज पाथ, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसको अपन ने सॉल्व करके फिर वो डाइवर्जेंस लेना पड़ता है बोथ साइड, वो सॉल्व करो तो आप लोगों को उसका इक्वेशन मिल जाता है डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार। तो ये हो गया आप लोगों का मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट। एम्पियर सर्किटल लॉ आने के चांसेस कम रहते हैं, बट मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आता है, तो ये प्लीज़ देख के जाना बराबर, कुछ नहीं है उसके अंदर। चलो, ये होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लिए। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है। अभी आपके पास 4 इक्वेशन मैक्सवेल्स के हो गए हैं। पहला इक्वेशन था डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू कौन, रो वी। दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन था डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। तीसरा मैक्सवेल का इक्वेशन अपन ने टाइम वेरिंग फील्ड का निकाला था, वो आया था डेल बार क्रॉस ई बार, है ना, पॉइंट फॉर्म इज इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार, ये आया था। और ये अभी निकला है चौथा, डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डी बार प्लस जे बार। तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ सकते हैं कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फील्ड सॅटिस्फाय मॅक्सवेल इक्वेशन, सॅटिस्फाय करते की नहीं, कुछ कंडिशन दी, किती सोपे प्रॉब्लेम है ते आ जाएंगे ना वो प्रॉब्लेम आप लोगों को कि एखादा करके दिखाऊं। प्लीज टेल मी फास्ट। से यस और नो। जो न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं पेज नंबर 31 आ जाएंगे ना, क्योंकि ये पेपर में आएंगे। अगर आपको आते होंगे तो अननेसेसरी टाइम पास नहीं करते, आगे बढ़ते। अगर नहीं आते होंगे तो मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूँ, क्योंकि पेपर में आ सकता है एक। अरे जल्दी रिस्पॉन्ड करो प्लीज। सर एकदा सांगा. एकदा सांगूच, ठीक आहे। वाचा मग पहिला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में इप्सिलॉन की वैल्यू आप लोगों को दिया है, बोल रहा हूँ ध्यान देना, इजी है, छोड़ना मत है। इप्सिलॉन की वैल्यू आप लोगों को दिया है 2.5 इप्सिलॉन 0 आणि म्यू की वैल्यू दिली है 10 इंटू म्यू 0 और ई बार दिया आप लोगों को 3y इंटू ए वाई कैप और एच बार आप लोगों को दिया है 4 इंटू ए एक्स कैप। तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या है, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी, ये दिया है। और आपको यहाँ पे और एक कंडीशन दी है सिग्मा इक्वल्स टू 0, राइट। अब सिग्मा 0 यानी कंडक्टिविटी नहीं है, इसलिए चार्ज फ्री रीजन है, इसलिए रो वी भी 0 हो जाएगा। तो ये जो पहला मैक्सवेल इक्वेशन है ये क्या है, इसका एलएचएस क्या है, एलएचएस है डेल बार डॉट डी बार। इसको सॉल्व करो। आता डेल बार का मतलब क्या रहता है, डेल डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई इंटू कौन ए वाई कैप एंड प्लस डेल डेल जेड इंटू कौन ए जेड कैप, ये रहता है इंटू डी बार। अब डी बार कितना है, डी बार तो नहीं दिया आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन ई बार दिया हुआ है, बराबर है। तो डी बार का मतलब इप्सिलॉन इंटू ई बार रहता है ना, तो इसीलिए ये जो डी बार है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, इप्सिलॉन इंटू ए बार। अब इप्सिलॉन इंटू ई बार कितना है 2.5 इप्सिलॉन 0 है, ई बार है, ई एवढाच दिला है ना, ई बार वेगळा है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इप्सिलॉन की वैल्यू इतनी दी है, ई बार इतना दिया है,
तो इप्सिलॉन इंटू ई बार, ये डी बार का मतलब है, तो इप्सिलॉन बाहर, तो इप्सिलॉन की वैल्यू दी है तो पुट कर देते 2.5 इप्सिलॉन 0, और ई बार दिया है 3y इंटू ए वाई क्या ऐसा। तो 2.5 इंटू इप्सिलॉन 0 को बाहर ले लो, और ये ई बार ये जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, एंड ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप जीरोस होते 0, प्लस ए वाई कैप 1, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 3, एंड प्लस तीसरा भी टर्म 0। सो 2.5 इंटू एप्सिलॉन 0 यानी 8.85 इंटू 10⁻12, आणि हाँ मल्टीप्लाइड बाय कौन है 3, ये करो कैलकुलेट, इसका आंसर शायद 0 नहीं आता है, सो इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अरे समझे क्या, तो मैक्सवेल का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। अब ऐसा ही दूसरा देखने का, व्हाट इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0, तो इसका भी LHS कंसिडर करो, LHS इज डेल बार डॉट बी बार। अब आपको दिया क्या है वो देखते हैं, आपको दिया है अभी H बार दिया है 4AX कैप, तो बी बार का मतलब क्या होता है म्यू इंटू एच बार, एच बार आपको दिया है 4 इंटू एक्स कैप, तो इधर वैसे ही तो सॉल्व करना है इसको। अरे आएगा के म्यू इंटू एच बार, आणि म्यू तुम्हाला दिलेला आहे, डेल बार को लिखना आएगा ना, सेम ही तो है ना, और ये भी ये सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है, इक्वल्स टू RHS। नोट्स है आपके साथ, क्लियर है ना। वैसे थर्ड इक्वेशन में क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, आएगा क्या अभी, वैसे ही फोर्थ, प्लीज बोलिए जल्दी जल्दी, करते आएगा क्या तीसरा और चौथा इक्वेशन सेटिस्फाई, Yes, कोई yes. प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, छोड़ना मत प्लीज, है बहुत ही इजी, एक बार सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल है, बाद में डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कंसेप्ट था, तो वो भी आपको आता है, एक बार उसको लगे तो देख लेते। जो अपन ने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा था ना, देखा था, तो वही आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे। स्टोक्स थ्योरम अगर अप्लाई किया तो उसमें की जो पहली टर्म बनती है उसको बोलते हैं अपन कंडक्शन करंट, टर्म इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेसेस जे बार डॉट डी एस बार, इसको बोलते हैं अपन कंडक्शन करंट, और उसको डिनोट करते हैं अपन आई से। और जो दूसरी टर्म है डेल डेल इंटीग्रल ओवर द सरफेसेस डेल डेल टी ऑफ डी बार इंटू डी एस बार, उसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको आईडी से डिनोट करते हैं। अब इंटीग्रेशन साइन हटा दो तो वही डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जेडी विल बी करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी डेल डेल टी ऑफ डी बार, बराबर है ना। और उसके साथ साथ फिर जे बार जो बोलते हैं अपन उसको कंडक्शन करंट डेंसिटी बोलते हैं, तो डेल बार क्रॉस एच बार हो गया कौन, जे बार प्लस जे डी बार, दैट्स इट। मग त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स खूप सोपे हैं, वो भी देख लेना। फिर उसके बाद अपन ने देखा कुछ आगे के जो डेरिवेशंस है न्यूमेरिकल्स है वो आ जाएंगे आपको, वो देख के जाना, छोड़ना मत। ये भी कहीं प्रॉब्लम असेल तो कभी भी फोन करो, मैं हूँ रेडी। तो चलो ये समझ गया, फिर तो ये हो गया आप लोग का फोर्थ लेसन खत्म। तो मोस्ट IMP में मैंने फोर्थ लेसन के अंदर आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया था, अभी अभी सॉल्व करके दिखाया, वही क्वेश्चन है पहला। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार, वो भी अभी क्लियर किया मैंने। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ एंड कमेंट ऑन डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार, तो वो भी आप लोगों को आता है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो भी अभी अभी सॉल्व करके दिया, तो वो भी आता है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन भी क्लियर है आप लोगों को। देन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, ये भी आता है। राइट एंड एक्सप्लेन डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, तो ये करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्या आना चाहिए। राइट एंड एक्सप्लेन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, ऐसा कॉलम बना सकते हो आप लोग, इधर डिफरेंशियल फॉर्म इधर इंटीग्रल फॉर्म, ऐसा लिखने का। मैक्सवेल पहला इक्वेशन दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म था डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू कौन, रो वी। इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखने का, इंटीग्रल फॉर्म क्या आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट क्यों आया था, क्योंकि अपन ने डाइवर्जेंस लिया था, तो इंटीग्रल फॉर्म आएगा इंटीग्रल डेल डी बार डॉट डी एस बार, बराबर है ना, और इक्वल्स टू इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी, ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म। फिर डाइवर्जेंस लेने के बाद ये मिलता है ना। अरे हेलो समझे क्या। सो इन दिस वे आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन लिखना है, दोनों भी हो गया। तो मोस्ट IMP के भी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गया। चलो पांचवा लेसन निकालो। सर हाँ बोला। ते डेल बार क्रॉस ऑफ ई बार इक्वल्स टू 0 कसं प्रूव्ह करायचं? डेल बार क्रॉस म्हणजे
झिरो का बरं प्रूव्ह करायचं आहे? तिथे लिहून आहे ना, एंड कमेंट ऑन डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू 0. हाँ, तो बी बार का मतलब कितना रहता है? बी बार इक्वल्स टू कितना रहता है? म्यू इंटू एच बार रहता है ना. मग आता जर एच बारची जर व्हॅल्यू जर म्हणजे तो जर चार्ज फ्री रिजन वगैरे असेल राईट, तर तिथे रो व्ही वगैरे सगळं झिरो होऊन जाईल, तो एच बार भी झिरो हो जाएंगे. ॲक्च्युली कसं असतं, सगळं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. अगर कनेक्शन करके रख दिए बट सप्लाई दिए, म्हणजे कनेक्शन करून ठेवले आपण बटन चालू नहीं केलं, तो वोल्टेज कितना हो गया? जीरो हो गया ना. वोल्टेज जीरो हो गया तो अल्टीमेटली करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो करंट भी जीरो है. बटन ऑन ही नहीं किया ना, करंट भी जीरो है, तो वहाँ पे जो वाइंडिंग्स है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्सेस बनेंगी ही नहीं. तो मैग्नेटिक फ्लक्सेस ही नहीं बन रहे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट नहीं हो रही. मीन्स ई भी जीरो हो गया तो म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एच भी जीरो हो गया ना. फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे फ्लक्सेस ही बन नहीं रहे, तो एच भी जीरो हो गया. एंड एच भी जीरो हो गया तो अल्टीमेटली बी भी जीरो हो गया. समझ ले का? अरे सलोनी क्लियर है क्या? हो सर. हाँ, तो वैसा लिखने का वहाँ पे. ठीक है, 5वां लेसन निकालो. फिफ्थ लेसन, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन. तो अभी देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन जो है ना, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके एक्सप्रेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सप्रेशन अब दो तरीके से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव इक्वेशन, इसकी इन ऑर्डिनरी नोटेशन एंड दूसरा कौन था? फेजर नोटेशन, दोनों ही जान. तो अब इसके कितने डेरिवेशन बनते हैं? पहला डेरिवेशन बनता है फॉर चार्ज फ्री रीजन ले लो, दूसरा ले लो कंडक्टिंग मीडियम, तो इसके दो बनेंगे, इसके भी दो बनेंगे, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके भी दो बनेंगे. अरे समझ लेगा, टोटल 6 डेरिवेशन है, 6 में से एक पेपर में कंपल्सरी आता है. तो मैं एक सॉल्व करून दाखवतो दोन्ही वेनी, ऑर्डिनरी नोटेशन एज वेल एज फेजर नोटेशन, तो वो हिसाब से आप लोग को आ जाएगा फिर. तो अभी इसके डेरिवेशन कैसे करना, नोट्स है आपके पास. इसमें एक आधा क्वेश्चन 2-3 मार्क के लिए आ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इजीली आप लोगों को लिखते आता है प्रॉपर्टीज कि ई और एच कंपोनेंट रहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये भी परपेंडिकुलर रहते हैं. फिर ई एंड एच आर इन फेज रहते हैं, और जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो हो रही है, सपोज एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो वो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जीरो रहते हैं.